हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज संडे है तो आज हम इसलिए वीकली रिवीजन क्लास करेंगे करंट अफेयर्स की। और 16 से 22 अगस्त तक के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने डिस्कस करे लास्ट वीक में, वो सारे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को किस तरह के क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो देखिए, आप सभी को पता है महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके अलावा अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ बात करें महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, तो देखिए उन्होंने 15 अगस्त 2020 को किससे रिटायरमेंट की घोषणा करी है? ओडीआई क्रिकेट से, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। और 2014 में उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। इसके अलावा अगर बात करें उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म झारखंड में हुआ था, जब रांची था, जब बिहार में ही था, ठीक है, झारखंड भी तब हुआ था 7 जुलाई 1981 को, ठीक है। और 39 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। और 2001 से 3 तक वह क्या रहे थे? टीटी रहे थे, टीटीई। टीटीई की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। रेलवे में आपको पता है ना, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की हुई है, ठीक है। और अगर बात करें, वो अच्छे फुटबॉल प्लेयर भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कि पहला क्रिकेट कब खेला था उन्होंने, तो 23 दिसंबर 2004 को खेला था। किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। आखिरी मैच कब खेला था? आप सबको पता है, जब महेंद्र सिंह धोनी ने 9 जुलाई 2019 को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना वर्ल्ड कप खेला था, सेमीफाइनल, ठीक है। वो उनका लास्ट मैच था। इंटरनेशनल करियर उनका 2004 से 2019 तक चला है, ठीक है। इसके अलावा बात करें कुछ इंपॉर्टेंट, देखियो भारत को 3 आईसीसी ट्रॉफी दिलाने वाले इकलौते कप्तान है वो, ठीक है। एक 2007 में टी20, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। बात करें, उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के वो कप्तान भी रहते हैं हर बार। और उसके अलावा वो 2010 और 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स की भी आईपीएल की ट्रॉफी जीत चुके हैं, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनके बारे में, उनको अवार्ड कौन कौन से मिले हैं? 2007 में खेल रत्न अवार्ड, 2009 में पद्मश्री अवार्ड, 2018 में पद्म भूषण अवार्ड, ठीक है। और 2016 में उनकी बायोपिक आई थी आई एम एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें एक्टर कौन थे? सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है। अब महेंद्र सिंह धोनी आर्मी में ऑनरी लेफ्टिनेंट कर्नल है और टेरिटोरियल आर्मी में है, ठीक है। ये न्यूज़ थी महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश के नाम में संबोधन किस हेल्थ मिशन का ऐलान किया है? तो देखिए, उन्होंने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का आयोजन किया है, ठीक है। वैसे आप सबको ये सारे आंसर्स पता होने चाहिए, ठीक है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है क्या ये मिशन? तो ठीक है, देखिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का मतलब होता है कि अब हम सब की, मतलब हमारे भारतीय नागरिकों की क्या होगी? एक अलग हेल्थ आईडी होगी। हेल्थ आईडी को हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान लो आपके फ़ोन में एक ऐप हो, ठीक है, एक एप्लीकेशन हो जिसके अंदर आप अपनी आईडी डालो और आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए, सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि हम सब की एक अलग हेल्थ आईडी होगी। और बाकी हम जब भी डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर ने हमें क्या रिपोर्ट दी है, हम कब मिले हैं डॉक्टर से, डॉक्टर ने हमें कौन सी दवाई सजेशन करी है, वो सारे इसके अंदर लिंक किए जाएंगे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अगर बात करें हेल्थ आईडी की, तो देखिए हर किसी को एक अपना हेल्थ आईडी कार्ड मिलेगा, ठीक है। डॉक्टरों से मेडिकल टेस्ट के तमाम पर्चों तक, डॉक्टर से लेकर मेडिकल पर्चों तक सब कुछ उसमें लिंक किया जाएगा। बात करें सर, आपने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन बता दिया, नेशनल हेल्थ आईडी बता दी, लेकिन ये काम कैसे करेगी? मैंने बताया आपको ये काम कैसे करेगी। डॉक्टर ने क्या दवाई बताई, कब बताई गई है और रिपोर्ट्स क्या थी, ऐसी सभी जानकारियों को इसके साथ लिंक किया जाएगा। और ये मरीज का मतलब ये समझ लो, ये हमारे ना एक डिजिटलाइज हमारा खाता हो जाएगा, स्वास्थ्य खाता बोलते हैं ना जिसे, वो हमारा खाता हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर बात करें इस मोबाइल आईडी में, इस हेल्थ आईडी में 4 मेन फीचर हैं। कौन कौन से? एक तो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, जिसके अंदर हमारी पर्सनल हेल्थ में आपको क्या पता है, क्या लगता है? आपकी एज, ब्लड ग्रुप,
एलर्जी, बीमारी, सर्जरी, परिवार में किसी को कोई रोग की जानकारी, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, इसमें होगी। इसके अलावा बात करें डॉक्टर से कब मिले हो, क्या हिस्ट्री है आपकी, वो सारी चीज़ें, आपका इलाज, मतलब आपका इलाज क्या हुआ है, किस चीज़ का इलाज हुआ है, ठीक है। अब और ये चीज़ आप खुद अपडेट कर सकते हो अपने ऐप में, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे सर इसका फ़ायदा क्या है ये सारी चीज़ें करने का, तो इससे क्या होगा, जो डॉक्टरों को आपकी हेल्थ हिस्ट्री जानने और उसके हिसाब से इलाज करने में आसानी होगी। हमने 4 फीचर की बात की थी। पहला फीचर हमने बात करा पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड। सेकंड में बात करें डीजी डॉक्टर। डीजी डॉक्टर में आप क्या समझोगे, देखिए बात करें अगर डीजी डॉक्टर की, तो देखिए डॉक्टर जैसे हमारा अपना एक अकाउंट बन रहा है वैसे डॉक्टर का भी बनेगा। इसमें डॉक्टर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और उनकी भी एक यूनिक आईडी होगी जैसे हमारी बनाएंगे। वे अपनी अपनी जानकारी खुद अपडेट कर सकेंगे जैसे हम कर सकते हैं। उन्हें फ्री डिजिटल सिग्नेचर होता है ना, कि आप डॉक्टर, कई बार होता है कि मेडिकल पे डॉक्टर के सिग्नेचर ही नहीं है तो ये मेडिकल नहीं माना जाता, वैसे ही उनको फ्री डिजिटल सिग्नेचर करने की सुविधा दी जाएगी। और इसके अलावा बात करें इसका इस्तेमाल वे मरीज के लिखे ऑनलाइन पर्चे पर कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल, जो उसको साइन करने को मिल रहा है, ठीक है, डॉक्टर को। थर्ड फीचर की बात करते हैं। पहला फीचर हमने पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, सेकेंड हमने डीजी डॉक्टर, थर्ड की बात करें हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री में इसमें हॉस्पिटल, क्लिनिक, लैब और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित दूसरी सभी फैसिलिटी जुड़ सकती हैं। इसकी जानकारी तेजी के साथ प्लेटफॉर्म पर मिलेगी और बात करें ये प्लेटफॉर्म पर वेब और ऐप दोनों में फॉर्मेट में होगा। हमारा लास्ट फीचर है टेलीमेडिसिन। तो देखिए हमारा सबसे पहला था पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, डीजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री और लास्ट हमारा है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन में क्या होगा, आप किसी भी डॉक्टर से ऑनलाइन इलाज करा सकते हो और सारी दवाइयाँ, जितनी दवाई आपको बताएगी वो ऑनलाइन मंगवा सकते हो। बात करें इस योजना का उद्देश्य क्या है, सर योजना तो स्टार्ट कर दी गई, योजना के बारे में बता दिया, कैसे काम करेगी वो भी बता दिया, इसके फीचर्स भी बता दिए, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है। देखिए इससे हेल्थ डाटा को मैनेज किया जा सकेगा, ठीक है, और इससे सरकार को स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने में बहुत मदद मिलेगी, आप सबको पता है। और इसके अलावा बात करें जो सरकार ने इसके नाम, लोगो और टैगलाइन के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं अभी, ठीक है, और यह सुविधा मिलने से समय कम लगेगा, ठीक है। लोगों को अभी योजना लाभ पाने के लिए कुछ इंतजार करना पड़ सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पर अब किस जंगली जानवर के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है। तो देखिए उन्होंने शेर के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू करने का अभियान किया है, प्रोजेक्ट लॉयन, ठीक है। उन्हें एशियाटिक लॉयन भी कहा जाता है और इसके तहत उन्होंने क्या किया है, शेरों के लिए जितने शेर मौजूद हैं अभी उनके क्षेत्र का विस्तार और उनकी बीमारियों को बचाने के लिए रिसर्च का काम भी चालू किया है। बात करें फिलहाल अगर हमारे देश में तो सिर्फ गुजरात में गिर अभ्यारण्य है, कहाँ पे, गुजरात में, जिसमें शेर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें एशियाटिक लॉयन के बारे में तो देखिए एक समय ईरान से लेकर बांग्लादेश तक एशियाटिक लॉयन का राज हुआ करता था, ठीक है। और ये राज वो वाला राज नहीं, राज मतलब कहते थे ना कि लॉयन इज द किंग, तो रियल में उस टाइम पे एक ऐसा टाइम था जब ईरान से लेकर बांग्लादेश तक एशियाटिक लॉयन का राज हुआ करता था। धीरे धीरे हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी और इनकी संख्या घटती चली गई, इनका शिकार किया गया। पीआईबी के अनुसार हजारों की संख्या में 1890 में सिर्फ 50 रह गई थी संख्या गिर सेंचुरी में, ठीक है। तो देखिए उस टाइम तक राज था और 1890 में आते आते सिर्फ 50 रह गई थी। फिर 1960 में सरकार ने काम किया, क्या काम किया, उनके लिए प्रोजेक्ट लाए, तब से इंडिया एशियाटिक लॉयन उनको सरवाइव कर पाया है, ठीक है। एकमात्र इंडिया में ही मिलेंगे ये, फिलहाल देश में अभी सिर्फ गुजरात के गिर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। और अगर बात करें कि इनको प्रॉब्लम क्या होती है तो इनके देखिए कभी तो बीमारी से मौत हो जाती है, ठीक है। गिर सेंचुरी में बीमारी से जनवरी 2020 में लगभग 92 शेरों की मौत हो गई थी, अब बताओ, ठीक है। 2018 में भी यहाँ
कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, एक वायरस का नाम है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, जो कि 2018 में आया था, जिसकी वजह से 59 शेरों की मौत हो गई थी। तो देखिए 2020 में 92, 2018 में 59। और अगर बात करें हम इस प्रोजेक्ट की, तो ऐसे कोई और पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो 2018 में शुरू हुआ। इसके तहत निगरानी, इलाज, सुरक्षा का काम किया जाएगा और प्रोजेक्ट के तहत इन्हें गिर के अलावा भी कुछ स्थानों पर रखने की योजना बनी थी। इनमें मध्य प्रदेश का कूनो पालपुर अभ्यारण्य, क्या नाम है? कूनो पालपुर अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश का एक अभ्यारण्य है कूनो पालपुर अभ्यारण्य, जिसमें रखने की बात की गई थी। लेकिन बाद में गुजरात का शेरों को देने से इनकार के बाद यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई, मतलब गुजरात ने मना कर दिया। ठीक है। और अभी ये मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिया है, थोड़ा टाइम लिया है और ये शेरों के लिए अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू करने का ऐलान किया है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। इसके तहत किस तरह के डॉल्फिन का संरक्षण होगा? तो देखिए नदियों की डॉल्फिन का, समुद्र के डॉल्फिन का, तालाब के डॉल्फिन का, या ए और बी, नदियों के डॉल्फिन और समुद्र के डॉल्फिन? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है नदियों और समुद्र के डॉल्फिन का। बात करते हैं डॉल्फिन के बारे में। तो देखिए भारत में अलग अलग नदियों में कम से कम 3700 डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, कितनी? 3700 डॉल्फिन। और जिन्हें क्या बोला जाता है? गंगेटिक डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन। अब बात करें किन राज्यों से वो नदियाँ गुजरती हैं जिनमें डॉल्फिन पाई जाती हैं? असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है। और अब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है जो कि अगले 10 सालों तक डॉल्फिन के संरक्षण को लेकर अभियान चलेगा। बात करें अपॉइंटमेंट्स में तो देखिए किस वाइस एडमिरल को महानिदेशक नौसेना अभियान DGNO नियुक्त किया गया है? तो दिनेश के त्रिपाठी को हाल ही में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर इसमें एडिशनल कोई न्यूज़ है तो वो ये है कि हमारी नौसेना के एडमिरल कौन हैं? तो हमारी नौसेना के प्रमुख एडमिरल है करमबीर सिंह। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, RBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? तो देखिए पॉजिटिव पे ये क्या करी है? ये सुविधा शुरू की है। बात करते हैं पॉजिटिव पे के बारे में, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज़, ये सुविधा 50,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य पर चेक के लिए लागू होगी। समझ गए? 50,000 इसकी लिमिट है। कितने? 50,000, मतलब 50,000 से कम पे नहीं होगा ये। ठीक है, ज़्यादा पे। ठीक है। फिर बात करते हैं, इससे देश भर में जितने भी चेक यूज़ किए जाते हैं, मतलब 20% चेक जो यूज़ किए जाते हैं, जितने मान लो 100% यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें से 20% की डिटेल या 20% की सारी वॉल्यूम को कवर करेगा ये। ठीक है। बात करते हैं क्या है ये पॉजिटिव पे। देखिए बात करते हैं 50,000 रुपये तक इससे ज़्यादा की रकम की चेक जारी करते समय जो खाता धारक होंगे उनको चेक के बारे में बैंक जानकारी देनी होगी। ठीक है, चेक के बारे में बैंक को जानकारी देनी होगी। समझ गए? इसके लिए खाता धारक को चेक नंबर, चेक डेट, पेई का नाम, खाता नंबर, रकम आदि डिटेल्स के साथ चेक के अगले और पिछले हिस्से के फोटो ऑनलाइन साझा करनी होगी। समझ गए? और फिर इसके बाद क्या होगा? जब लाभार्थी चेक को इनकैश करने के लिए बैंक में जमा करेगा तो बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम के जरिए पहले से प्राप्त डिटेल से चेक की डिटेल्स मैच करेगा। अगर डिटेल्स मेल खाएगी तो चेक क्लियर होगा। इससे चेक से संबंधित धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। समझ गए? बहुत ही अच्छी सुविधा है और आपसे ये इसलिए मैंने डिटेल में डिस्कस करी क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है। अगर बात करें हम RBI की तो देखिए गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। मुख्यालय क्या है? मुंबई। स्थापित कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस IBH का नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो सुभाष सोरान चौधरवान।
जो हमारा बी है वो इसका आंसर है। ठीक है, उन्हें 12 अगस्त को अपॉइंट किया गया था और वह आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, और बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का मुख्यालय कहाँ है, गुड़गांव में। कहाँ पे है, गुड़गांव में। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, ICR, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस का नया चेयरमैन के अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया है, तो प्रमोद बशीन को। प्रमोद बशीन को। बात करें अगर हम ICR की, तो देखिए मुख्यालय का है न्यू दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी, 1981 में, और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, थिंक टैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यपाल मलिक को गोवा से तबादला करके अब किस राज्य का गवर्नर बनाया गया है, तो किस राज्य का बनाया गया है, मेघालय का। बात करते हैं डिटेल में। देखिए बात करते हैं गवर्नर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। देखिए सबसे पहले यह आदेश राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी ने जारी किया है। और बात करें कि बेसिकली उनका कार्यकाल ना फिक्स नहीं होता गवर्नर का, ठीक है, लेकिन वैसे माना जाता है कि 5 साल की अवधि। दरअसल क्या होता है, देखिए संविधान के अनुसार जो गवर्नर का पद होता है उसकी अवधि तय नहीं होती, ठीक है, वह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन पारंपरिक रूप से 5 साल का कार्यकाल माना जाता है। लेकिन बात करें 5 साल, लेकिन अगर बात करोगे सर जो नरसिंह जी थे, ISL जो नरसिंह जी थे वो 12 साल तक गवर्नर रहे थे। और कहाँ कहाँ के रहे थे, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गवर्नर रहे थे। अच्छा चल बात करते हैं इनके बारे में, सत्यपाल मलिक के बारे में। देखिए सत्यपाल मलिक बेसिकली लगातार कुछ उनका तबादला होता जा रहा है कुछ टाइम से। पहले में बिहार राज्य के गवर्नर थे, ठीक है, उन्हें ट्रांसफ़र करके जम्मू के बनाया गया। फिर जम्मू में के बाद उनको ट्रांसफ़र करके गोवा, और गोवा के बाद अब मेघालय। तो ये न्यूज़ थी सत्यपाल मलिक के बारे में और गवर्नर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा के राज्यपाल का प्रभार किस राज्य के गवर्नर को सौंपा गया, मतलब गोवा का तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल थे उनको क्या सौंपा गया है, गोवा को, गोवा के राज्यपाल का प्रभार। ठीक है, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने BSF का नया महानिदेशक DG किसे बनाया गया है, तो राकेश अस्थाना जी को। किसको, राकेश अस्थाना जी को। वह गुजरात कैडर के 1984 के IPS अधिकारी हैं। अब तक वह नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक के रूप में काम कर रहे थे। और बात करें, मालूम है कि 2018 में CBI के तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा और तत्कालीन विशेषक निदेशक राकेश अस्थाना के भ्रष्टाचार मामले को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, और वर्मा जी ने अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप और FIR दर्ज किया था। इस विवाद के चलते अस्थाना और वर्मा को 21 अक्टूबर 2018 को आधी रात को छुट्टी पर भेज दिया गया था। बाद में दोनों को CBI से बाहर कर दिया गया, और हालांकि अब CBI ने इस साल फरवरी में अस्थाना जी को आरोपों से क्लीन चिट दे दिया है। ठीक है, तो जो 2018 में ये बहुत न्यूज़ में रहे थे। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 16 अगस्त को अपना 59वां डी ज्यूरी दिवस मनाया, तो किसने मनाया, ये पुदुचेरी ने मनाया। क्यों मनाया जाता है ये दिवस, देखिए पुदुचेरी 18 अक्टूबर 1954 को जनमत संग्रह आधार पर स्वतंत्र हुआ, लेकिन फ्रांसीसी और भारतीय सरकारों के बीच जो संधि हुई थी वो कब हुई थी, 16 अगस्त 1962 को इसको मंजूरी मिली थी, 16 अगस्त 1962 को। ठीक है, अगर बात करें जनमत संग्रह 18 अक्टूबर 1954 को ले लिया गया था, तो इतना टाइम क्यों लगा इनको, देखिए फ्रांसीसी शासन में बने रहना और भारतीय संघ में विलय करना हो। ठीक है, जनमत संग्रह में लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें 170 ने भारत के साथ विलय के पक्ष में और 8 ने इसके खिलाफ मतदान किया गया। ठीक है, तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री V नारायणसामी ने स्वतंत्रता सेनानियों को की जूर में इस मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल प्रोग्रेस के नाम किसके नाम पर करने का ऐलान किया है, तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। ठीक है, देखिए
हुआ क्या है वैसे बेसिकली, दरअसल 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि थी, ठीक है। इसी दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये किया। पहले इसका नाम चंबल एक्सप्रेसवे था, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, प्रोग्रेसिव में था, और उसका नाम बदलकर क्या कर दिया, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश उत्तर व राजस्थान से होकर गुजरेगा ये, ठीक है। और बात करें कि स्वर्णिक चतुर्भुज के दिल्ली कोलकाता खंड को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में 309 किलोमीटर का हिस्सा मध्य प्रदेश, 78 किलोमीटर का राजस्थान, 17 किलोमीटर का उत्तर प्रदेश रहेगा। राजस्थान के कोटा को मध्य प्रदेश के भिंड से जुड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से चंबल के आसपास बसने वाली आबादी को खासा लाभ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने 12 अगस्त को चंद्रमा पर क्रेटर मतलब गड्ढों की तस्वीरें ली है। इसरो ने इस क्रेटर को क्या नाम दिया है, तो देखिए विक्रम साराभाई नाम दिया है, ठीक है। डिटेल में बात करें तो देखिए क्रेटर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, जो हमारे जनक माने जाते हैं किसके, अंतरिक्ष कार्यक्रम के, विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि साराभाई का जन्म शताब्दी वर्ष 12 अगस्त को पूरा हुआ और इन्हें वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि है। क्रेटर के बारे में बात करें तो देखिए साराभाई क्रेटर की खींची गई 3D तस्वीर दिखाती है और यह उठे हुए किनारे से करीब 1.7 किलोमीटर गहरा है। बता दें कि चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। हालांकि इसके लैंडर विक्रम की 7 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग हुई थी। पहले प्रयास में चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनने का भारत का सपना तब पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन अब मिशन ऑर्बिटर सही से ये काम कर रहा है और डेटा भेज रहा है। यूपी सरकार ने कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का 16 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वह किस खेल के मशहूर खिलाड़ी रह चुके हैं, तो वह क्रिकेटर थे, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ वह क्रिकेटर थे। उनके पास यूपी सरकार में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी और नागरिक सुरक्षा विभाग थे, ठीक है। और वे 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, ठीक है। 2 अगस्त को मंत्री कमला रानी वरुण का भी कोरोना के चलते निधन हो गया है। देखिए भारत ने विस्फोट पीड़ितों की मदद के लिए किस देश को आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी, तो देखिए लेबनान को। अभी आपको पता है लेबनान में बहुत तगड़ा विस्फोट हुआ था। बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल। देखिए राजधानी बेरूत में 4 अगस्त को हुए घातक विस्फोट में 170 लोगों की मौत हो गई। कितने की? 170 की। साथ ही हजारों लोग बेघर हुए थे। यह विस्फोट 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट, इस गैस का नाम याद रखना, पूछा जा सकता है, अमोनियम नाइट्रेट के भंडार में आग लगने के कारण हुआ था। भारत ने जरूरी चिकित्सा और खाद्य आपूर्ति सहित 58 मीट्रिक टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है। और विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने 14 अगस्त को अपने ट्वीट में कहा है, बेरूत में हुए त्रासदपूर्ण विस्फोट को बाद लेबनान के लोगों के प्रति भारत एकजुटता प्रदर्शित करता है। इसके अलावा कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने अलग से पीपीई किट, सर्जिकल दस्ताने भी भेजे हैं। बात करें लेबनान की तो देखिए प्रेसिडेंट कौन है? माइकल एरोन। ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक। मुद्रा क्या है? लेबनानी पाउंड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि कब मनाएगी? तो 16 अगस्त को मनाई गई है। मैंने आपको पहले बता दिया। अगर बात करें अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में थोड़ी बहुत, देखिए अटल बिहारी हिंदी कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता थे, ठीक है। वे भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और 3 बार पद पर रहे हैं, ठीक है। 3 बार कब कब रहे? 1962 से 1967 और 86 में राज्यसभा के सदस्य रहे। 1996 में 13 दिन प्रधानमंत्री रहे और 1998 में 98 से 99 के बीच 13 महीने पीएम रहे और 1999 से 2000 तक। देखिए बेसिकली कंफ्यूज ना होइए, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ठीक है। देखिए 1996 में वो 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे, ठीक है।
1998 से 99 के बीच वो फिर से वो 13 महीने के लिए रहे। ये 13 डे थे, ये 13 मंथ है, ठीक है। फिर 1999 से 2004 तक पूरा कार्यकाल पूरा करा उन्होंने, 1999 से 2004 तक, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर उन्होंने 1951 में जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने, ठीक है। उनकी फेमस कविता की बात करें तो काल के कपाल पर लिखता मिटता हूँ मैं, गीत नया गाता और मैंने जन्म ही नहीं मांगा था, किंतु मरण की मांग करूँगा। ये सारी क्या है, उनकी कविता है। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया अटल बिहारी वाजपेयी ने। विपक्ष में रहकर भी संयुक्त राष्ट्र संघ में देश का प्रतिनिधित्व किया। वहाँ पहली बार हिंदी का परचम लहराया। 1968 में 1973 में तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे और अटल आपातकाल में जेल में गए। 1977 में जनता पार्टी सरकार में विदेशी मंत्री बने। 1980 में भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे। 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए। आगे बढ़ते हैं। एयरलाइन गो एयर ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो कौशिक खन्ना जी हैं उनको एयरलाइन गो एयर ने क्या नियुक्त किया है? अपना सीईओ नियुक्त किया है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए, जो कौशिक जी हैं 2008 से 11 तक वाडिया समूह में जुड़े रहे थे। वह वाडिया समूह के उपाध्यक्ष, कॉरपोरेट वित्त और रणनीतिकार भी थे। वह विनय दुबे के स्थान लेंगे, ठीक है। बात करें, गो एयर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित एक भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन है और यह भारतीय व्यापार समूह में वाडिया समूह के स्वामित्व में है। उन्हें अप्रैल 2009 से जून 2011 तक गो एयर के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्यम और मदारी फिल्म डायरेक्टर निशिकांत कामत का निधन 17 अगस्त को हो गया। वह किस बीमारी से जूझ रहे थे? तो बेसिकली वह किस बीमारी से जूझ रहे थे? क्रॉनिक लीवर, जस्ट अ मिनट, ऑप्शन डी ऑप्शन थोड़ा नीचे चला गया, क्रॉनिक लीवर एंड डिजीज से, ठीक है। इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई वाहन स्टार्टअप कंपनी ई बाइक गो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हरभजन सिंह को। कंपनी अभी मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर, हैदराबाद में अपना प्रचालन करती है। वह कंपनी को अपग्रेड करने में मदद करने के साथ साथ कंपनी की वेबसाइट और सभी मीडिया में अभियानों के सक्रिय भूमिका निभाएंगे। कौन? हरभजन सिंह। बात करें नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है। उसने कितने एक्सोप्लैनेट मतलब ब्रह्मग्रह की खोज की है? तो हाल ही में उन्होंने 66 की अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? नासा। उन्होंने हाल ही में एक एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने 75% तारों से भरे आसमान की तस्वीरें ली हैं। यह इसका 2 साल का सर्वे का एक हिस्सा है। 2100 कैंडिडेट अंतरिक्ष यात्री काम कर रहे हैं इस पर। अप्रैल माह में ग्रहों की खोज के लिए नासा का सैटेलाइट TSS कैप कैनरेबल ने स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। सौरमंडल के बाहर मौजूद ग्रहों के तलाशने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। सैटेलाइट के ऊपरी हिस्से में 4 कैमरे हैं जो रेडिएशन से इसका बचाव करते हैं। 2 साल के इस मिशन में पहले 1 साल दक्षिणी आकाश में 13 सेक्टरों और दूसरे में उत्तरी आसमान की तस्वीरें ली गई। अब मिशन को और बढ़ाया गया है। स्पेनिश ग्रांड प्री फॉर्मूला 1 रेस 2020 का खिताब किसने जीता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लुइस हैमिल्टन ने। किसने? लुइस हैमिल्टन ने। देखिए, 16 अगस्त को स्पेनिश ग्रांड प्री जीत ली है उन्होंने, जो उनका फॉर्मूला 1 कैरियर का 88वीं जीत है। कौन सी? 88वीं बार, 88वीं बार जीते हैं। इस जीत के साथ हैमिल्टन ने ड्राइवरों की अंक तालिका में 37 अंक की बढ़त बना ली है। मर्सिडीज के हैमिल्टन ने दूसरे स्थान पर रहे मैक्स वेस्टॉपन को 24 सेकंड के बड़े अंतर से पछाड़ा है, ठीक है। और वेस्टॉपन पिछले 9 रेस में 8 बार पोडियम पर जगह बनाने में सफल रहे हैं और वाल्टेरी बोटास ने तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सेना विद्रोह करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है? तो देखिए,
माली, जो माली है उसके इतने हालात ख़राब हो गए कि संयुक्त राष्ट्र ने विद्रोह सैनिकों से अपील की कि वह बिना शर्त राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिहा करें। अब दोनों ने पद से इस्तीफा दे दिया है। सबसे पहले बात करें, आपको पता होना चाहिए कि ये माली देश है कहाँ पे। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पश्चिमी हिस्से में माली देश है। ये लैंडलॉक कंट्री है और इसका पड़ोसी देश है अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, सेनेगल और मोरिटानिया। ठीक है, बात करें कैसे हुआ ये सैन्य विद्रोह। तो देखिए, पूरे देश में इस समय उथल पुथल की स्थिति बची हुई है। माली में राष्ट्रपति इब्राहिम बाऊ बकर कीता ने खिलाफ लंबे समय से प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति पद से हटने की मांग कर रहे थे। 18 अगस्त 2020 को माली की कैपिटल बामाको में विद्रोही सैनिक आर्म्स डिपो मतलब शस्त्रागार में घुस गए और हथियारों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को भी बंधक बना लिया गया। देखते ही देखते सैनिकों ने पहले प्रधानमंत्री बाऊबो सीसे के घर को घेरा और फिर प्रेसिडेंट इब्राहिम बाऊबकर कीता के घर को। इसके बाद दोनों को बंधक बनाया गया। सैनिकों ने दोनों से इस्तीफा ले लिया। इससे पहले भी इससे पहले भी क्या हुआ था, वर्ष 2012 में सैन्य तख्तापलट हो चुका है वहाँ पे। इधर संयुक्त राष्ट्र ने विद्रोही सैनिकों से अपील की है कि वे बिना शर्त राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिहा कर दें। और आपको एक बहुत अजीब सी बात बताऊं, जैसे ही वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का अपहरण हुआ ना, तो वो लोग सड़कों पे एक फेस्टिवल मनाने की तरह से, जैसे कि सब अपनी अपनी बाइक लेके, गाड़ियाँ लेके राइड पे निकल गए, मस्त खुश थे वो लोग सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच किस एजेंसी से कराने का आदेश दिया। तो बेसिकली अब सीबीआई को ये हैंडल सौंप दिया गया है। देखिए, वैसे इस केस में डिटेल में जानने का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं इसको वैसे बहुत डिटेल में बता सकता हूँ। ये केस बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि मज़े वाली बात नहीं है यार, किसी की मौत के साथ खेला जा रहा है। ठीक है, सो बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्स है इससे रिलेटेड, लेकिन मैं इसको नहीं हिट कराऊंगा क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार सरकार को इस बात का अधिकार है कि वह सुशांत सिंह के पिता शिकायत पर दर्ज केस के सीबीआई को रेफर कर दे और पटना में दर्ज केस वैध है। ठीक है, दरअसल घटना मुंबई की है और जुडिक्शन भी महाराष्ट्र पुलिस की बनती है, लेकिन बिहार पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ई तुहर पारा योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। बात करें क्या है ये योजना, देखिए बेसिकली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त को कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए ये योजना शुरू की जा रही है। 2 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं इस व्यवस्था से जुड़े हैं। यह योजना स्कूली छात्रों को कोरोना के कारण कक्षाओं में बंद होने के मद्देनज़र अपने क्षेत्रों और गांवों में समुदाय की मदद में अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। तो बेसिकली किसमें, मणिपुर राज्य में। ठीक है, यह पुल 141 मीटर ऊंचा है। इसमें मॉन्टेनेग्रो यूरोप में 139 मीटर लंबे पुल का रिकॉर्ड तोड़ा है, और जो कि कहाँ था, मॉन्टेनेग्रो में, यूरोप में था। यह 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम तुपुल इम्फाल रेलवे लाइन परियोजना का एक हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट में 45 सुरंगें हैं। 12वीं सुरंग उत्तर पूर्व में सबसे लंबी सुरंग होगी। पुल की कुल लंबाई 703 मीटर है। पुल के निर्माण के लिए स्लिप फॉर्म तकनीकी का उपयोग किया गया है। 17 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मणिपुर में 13 राजमार्ग परियोजनाओं को शिलान्यास किया है। यह परियोजना 3000 करोड़ रुपए की थी। बात करें मणिपुर की तो सीएम है एन बीरेन सिंह, राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट, पंडित जसराज का निधन हो गया है 17 अगस्त को 2020 को। अमेरिका में निधन हुआ है। वह किस लिए जाने जाते थे, तो बेसिकली वह शास्त्रीय गायक थे और वह भारत के शास्त्रीय गायकों में प्रसिद्ध थे। 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ था क्या उनका जन्म। ठीक है, और बेसिकली संगीत की दुनिया में 80 वर्ष से अधिक बिताए और कई प्रमुख पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य के मोयरा केला और हरमल मिर्च को जीआई टैग मिला है? देखिए, मोयरा केला और हरमल मिर्च को बेसिकली गोवा का जीआई टैग मिला है। बात करते हैं मोयरा केला। ऐसा माना जाता है कि इसे सबसे पहले मोयरा मतलब बरदेज गांव में फ्रांसिस्कन पुजारियों ने पेश किया था। बताते हैं कि यह केला विटामिन और खनिज तत्वों से भरा होता है। इस फल का उपयोग मिठाई बनाने और चाशनी पकाने के लिए भी किया जाता है। और बात करें हरमल मिर्च की, तो देखिए, यह मिर्च गोवा के हरमल गांव और पेरेनम तालुका के समीपवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती है। इस मिर्च में पोटेशियम काफ़ी मात्रा में होता है। इस मिर्च का इस्तेमाल गोवा में गरम मसाला, चिकन जाकुटी और रेचेडो मसाला बनाने में किया जाता है। आइए बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की। देखिए, वीडियो भले ही लंबी हो रही हो, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल में इंक्वायरी दूंगा। और देखिए, आप देखो या ना देखो, देखिए मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, मैं वीडियो ऐसे ही तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। बाकी मर्जी है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट, अमेरिका से 66 लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए, देखो मैं मजाक कर रहा था, आप देखो ना देखो, वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अमेरिका से 66 लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए किस देश ने वहाँ की कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में ताइवान की कंपनी ने, देखिए, ताइवान ने 14 अगस्त को अमेरिका से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 1992 के बाद यह अमेरिका से ताइवान का पहला खरीद है। ताइवान के पास पुराने 150 F-16 लड़ाकू विमान हैं। अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमान निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन को, कौन सी कंपनी बनाती है इसे? लॉकहीड मार्टिन को अगले 10 साल तक F-16 विमान का आधुनिक संस्करण बनाने का $62 अरब का ठेका दे दिया है। इस समझौते से अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि चीन हमेशा ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है, ठीक है। चीन तो देखो ट्रेड में भी ये बोलता है कि मेरा ही है सब कुछ, मैं ही ट्रेड करूंगा, हर देश को मैं ही दूंगा। और अब ये ताइवान पर भी अपना क्या बताना है? हिस्सा बता रहा है। इससे लेकर वह पहले ही ताइवान पर हथियार दिए जाने वाले डील का विरोध करता रहा है। अब यह सौदा 2026 के अंत तक पूरा हो जाएगा। घोषणा के तहत ताइवान को 90 जेट बेचे जाएंगे, जिस पर मोहर लग चुकी है। ताइवान चीन के साथ तनाव को देखते हुए लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। पिछले दिनों चीन ने अपने फाइटर जेट ताइवान की सीमा की तरफ भेजे थे, लेकिन ताइवान की मिसाइलों को देखने के बाद सभी चीनी लड़ाकू विमान भाग खड़े हुए। ठीक, बात करें ताइवान की, तो असली नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ चाइना। प्रेसिडेंट कौन है? त्सई इंग-वेन। मुद्रा क्या है? न्यू ताइवान डॉलर। कैपिटल क्या है? ताइपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने 15 अगस्त वाले दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया? तो देखिए, बांग्लादेश ने मनाया। ये क्यों मनाया है? देखिए, यह शोक दिवस बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजाबिर 45वीं वर्षगांठ पर मनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक बता दें कि 15 अगस्त वाले दिन 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजाबिर के निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के साथ इनके परिवार के सदस्यों को भी सशस्त्र बलों के लोगों ने हत्या कर दी थी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि शेख मुजाबिर 17 अप्रैल 1971 को देश के प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। विश्व मानवता दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों के लिए समर्पित है जो मानवता के लिए कार्य करते हैं तथा इसके लिए उन्हें अपने प्राणों की आहुति दी। इस दिवस के द्वारा विश्व में मानवता के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। विश्व मानवता दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में फोटोग्राफरों को एकजुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने ग्रुप सी और डी भर्ती के सामान्य योग्यता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए किस एजेंसी को घटना को मंजूरी दी है? तो हाल ही में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है, ठीक है। इसके बारे में पूरी डिटेल आप सबको पता ही होगी। केंद्र सरकार ने केंद्र ने सरकारी भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया है। यह किस तरह का एग्ज़ाम लेगी? तो बेसिकली देखिए, ये सामान्य योग्यता परीक्षा लेगी। कौन सी? सामान्य योग्यता परीक्षा लेगी। क्या करेगा एनआरए? आपको पता है एनआरए के बारे में डिटेल में? देखिए, वैसे तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन एक बार मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम है एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी, ठीक है।
तीनों के एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेना होगा। मतलब कि एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी जो पहले चरण का एग्ज़ाम लेती थी, जिसका मुख्य मकसद आवेदकों की संख्या को कम करना होता था, वह एग्ज़ाम भविष्य में आना लेगी। इसके बाद जो मुख्य परीक्षा होगी वह एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी लेगी। साफ शब्दों में कहे तो सामान्य योग्यता परीक्षा जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है के स्कोर के आधार पर तय होगा कि एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी और फाइनेंस मिनिस्ट्री के ग्रुप सी और डी पदों के लिए अप्लाई करने योग्य है या नहीं है। अगर अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो इन एजेंसियों के पास आकर सिर्फ टायर 2 और टायर 3 एग्ज़ाम देने की ज़रूरत होगी। युवाओं को क्या फ़ायदा होगा इससे, देखिए मैं बताता हूँ। केंद्र सरकार की भर्ती के लिए करीब 20 रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं। अब इन सब के लिए एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, फर्स्ट फ़ायदा। सेकंड, दरअसल इस वक्त सरकारी नौकरियों की चाह रखने वाले युवा कई जगह मौके तलाशते हैं, इसलिए बहुत सारे फॉर्म भी भरते हैं। इन्हें बार बार एग्ज़ाम फ़ी देनी पड़ती है। औसतन इन परीक्षाओं में 2.5 से 3 करोड़ युवा शामिल होते हैं। हर एग्ज़ाम के लिए अलग तैयारी करनी पड़ती है। इनमें से ज़्यादातर पहली परीक्षा में ही छट जाते हैं। ऐसे में बड़ी रकम खर्च हो जाती है। तो अब ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके लिए फ़ीस देना होगा, एक ही बार फीस देनी होगी। अगर पास कर जाते हैं तो आप अन्य एजेंसियों की नौकरियों के लिए भी योग्य माने जाएंगे, तब इसके लिए फ़ीस देनी नहीं होगी। ठीक है। देश भर में एग्ज़ाम सेंटर बनेंगे। कितने? देश में 739 ज़िले हैं। इनमें से 117 जिलों में एग्ज़ाम सेंटर बनेंगे। ये एग्ज़ाम सेंटर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के ही होंगे। बात करें सर कितनी बार एग्ज़ाम होगा, साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा। और बात करें सर ये स्कोर कब तक रहेगा, तो देखिए ये जो स्कोर है वो 3 साल तक मान्य रहेगा। अगर कई बार एग्ज़ाम दिया गया है तो सर्वोच्च अंक उम्मीदवार का वर्तमान में अंक माना जाएगा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा होगा। बात करेंगे सर कितने तरह के टेस्ट होंगे, तो बेसिकली 3 तरह के एग्ज़ाम होंगे, ग्रेजुएट लेवल पे, 12th लेवल पे, 10th लेवल पे। सर बात करो कितनी रकम के फंड की मंजूरी मिली है, तो बेसिकली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को 1517.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। यह खर्च 3 साल के लिए किया जाएगा। इसमें 117 जिलों में एग्ज़ाम सेंटर की स्थापना खर्च भी शामिल है। बात करें कब से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टार्ट होगा, इसके बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन इस एजेंसी के लिए जो फंड दिया गया है उसे 3 साल में खर्च करना है। इसका मतलब ये एजेंसी को पूरी तरह काम करने में 3 साल का वक्त लग सकता है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने तो अनाउंसमेंट तक कर दी है कि वो क्या करेगी, इसी के थ्रू नौकरियां देंगे। अब बात करें राज्य सरकार के एग्ज़ाम के लिए भी ये टेस्ट होगा, अभी नहीं होगा, जितने भी राज्य सरकार की वो हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहना है कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री हैं, कौन? जितेंद्र सिंह, उनका कहना है कि वह राज्य को भी सुझाव देंगे इस एजेंसी का उपयोग करें, इससे राज्यों को संसाधन बचेगा। कल्पना है कि भी प्राइवेट सेक्टर भी इस टेस्ट के जरिए भर्ती कर सकें। बात करें रिक्रूटमेंट एजेंसी का और काम सिर्फ स्क्रीनिंग का है। इस एजेंसी का नाम तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, लेकिन ये परीक्षा की एजेंसी है, नौकरी देने की एजेंसी नहीं है। नौकरी देने के मामले में कोई कमिटमेंट नहीं किया जा रहा है। यह भी याद रखिए कि कुछ हफ्ते पहले रेलवे ने कहा था कि 1 साल तक नई भर्ती नहीं होगी। यह भी पता करने को कहा कि देखा जाए कि कोई गुंजाइश है लोगों को कम करने की। हालांकि बाद में रेलवे ने इस पर सफाई भी दी थी। सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां लगातार कम हो रही हैं। ठीक है, ये तो फैक्ट आपको ही पता है। सो ये न्यूज़ थी एनआरए से रिलेटेड। नेक्स्ट है CMIE की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई महीने में कितने लोगों के सैलरी पाने वाले की नौकरी चली गई है, तो 50 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी हैं। ये फॉर्मल सेक्टर की बात हो रही है, सैलरीड क्लास की। देश में सिर्फ जुलाई महीने में 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। क्यों? कोविड-19 की वजह से, अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे प्रभाव की वजह से। ठीक है, ये रिपोर्ट किसकी है, तो देखिए सरकार ने पिछले कुछ सालों में से बेरोजगारी आंकड़े के जारी करना बंद कर दिया था। और ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था पर नज़र रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIA की फुल फॉर्म बता रहा हूँ आपको मैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी अपनी रिपोर्ट जारी करती है, जिसे भरोसेमंद माना जाता है। इसकी ताज़ा रिपोर्ट ने कहा है कि सिर्फ जुलाई महीने में देश में 50 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, कोरोना संकट के चलते जापान की अर्थव्यवस्था में अप्रैल और जून 2020 की तिमाही में कितने फीसदी रिकॉर्ड की गिरावट दर्ज की गई है, तो देखिए कितनी की गई है, 17.28, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इसके बारे में अगर डिटेल में बात करें तो देखिए
जापान की इकोनॉमी पर कोरोना वायरस का एक हाहाकार मच गया है। क्यों? अप्रैल से जून के तिमाही में ये गिरावट दर्ज की गई है। जापान सरकार की ओर से 17 अगस्त को जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना की वजह से व्यापार में प्रभावित हुआ है, जिससे अर्थव्यवस्था में जोरदार गिरावट दर्ज हुई है। जापानी मीडिया की खबरों में कहा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी गिरावट है। और आपको बता दें, जापान ने मई माह में ही मंदी की घोषणा कर दी थी। ठीक है, उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा मई में ही कर दी थी। वो ऐसा पहला देश है जिसके यहाँ कोविड-19 के चलते सबसे पहली मंदी आई थी। हालांकि कैबिनेट कार्यालय का कहना है जापानी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी गिरावट 2009 में दर्ज हुई है, लेकिन जब वैश्विक मंदी का समय था, कोरोना की वजह से खपत और निर्यात में बड़ी गिरावट आई है। असल में जापान की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस महामारी से शुरू होने से पहले ही सुस्ती के दौर में गुजर रही थी। और बात करें जापान का निर्यात 56% सालाना की दर से गिरा, तो 56% की तरफ से गिरा है दर से। तो ये बहुत ही जापान के लिए तो बहुत ही चिंताजनक बात है। अप्रैल जून तिमाही में जापान के निर्यात में 56% का सालाना की दर से गिरावट दर्ज हुई, जबकि निजी खपत में करीब 29% की दर से सालाना गिरावट आई। जापान की बात करें तो प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे, मुद्रा है जापानीज येन। ठीक है, आर्थिक मंदी की चपेट में आए यूनाइटेड किंगडम ने अप्रैल और जून 2020 में दूसरी तिमाही में जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? देखिए, जापान की बात करी, ब्रिटेन की भी बात करते हैं तो देखिए 20.4 बात करते हैं। 11 साल में पहली बार आर्थिक मंदी में पहुंचा है ब्रिटेन। ब्रिटेन में फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर तक होता है, इसलिए यह दूसरी तिमाही है। अप्रैल से जून अर्थशास्त्र के नियमों के तहत जब किसी अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाही में गिरावट दर्ज की जाती है तो मान लिया जाता है कि वह मंदी में फंस गई है। तो ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनाक ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि ब्रिटेन कठिन समय से गुजर रहा है और लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं और आने वाले महीनों में बेरोजगारी और बढ़ सकती है। G7 देशों में सबसे खराब हालत ब्रिटेन की है। ब्रिटेन के पीएम है बोरिस जॉनसन और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। क्वेश्चन है, अमेरिका की मेजबानी में दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास 17 अगस्त को शुरू हुआ है, उसका क्या काम है? रिम ऑफ द पैसिफिक। देखिए, इसका क्या काम है? चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने हवाई द्वीप समूह के पास ये नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है। ठीक है, और 17 से 31 तक चलने वाला ये युद्धाभ्यास 10 देशों के बीच 20 महाविनाशक युद्ध पोत के सबमरीन हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, इस युद्धाभ्यास में चीन को न्योता नहीं दिया गया है। अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर और अमेरिका हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, हालांकि कोरोना संकट की वजह से इस बार केवल 5300 जवान ही हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका के तीसरे फ्लीट के कमांडर वाइस एडमिरल स्कॉट कॉन ने कहा है कि इस युद्ध अभ्यास का मकसद प्रशांत महासागर में अपने दोस्तों के बीच विश्वास को बढ़ाना है। करीब 14 दिन तक क्वारंटाइन रहने के बाद ही अभ्यास में सैनिकों को हिस्सा लेने दिया जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला। इसमें गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस को करने की मंजूरी दी है? देखिए, ये क्वेश्चन डालने का मेरा एक बहुत बड़ा मकसद है कि आपको पता ये चले कि नाम कैसे बदला जाता है किसी भी चीज़ का। तो देखिए, जो मंडुवाडी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है। अब बात करते हैं, ये रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाराणसी जिले में मंडुवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए यूपी सरकार ने आग्रह भेजा था। इसके बाद गृह मंत्रालय ने स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर जारी कर दिया। अब बात करते हैं ये नाम बदला कैसे जाता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार किसी स्थान का नाम बदलने के लिए रेल मंत्रालय, डाक विभाग या सर्वे ऑफ इंडिया को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के बाद मंजूरी मिलती है। अगर किसी गांव या शहर का नाम बदलता है तो उसके लिए शासकीय आदेश की जरूरत पड़ती है। अगर किसी राज्य का नाम बदलता है तो उसके लिए संसद में बहुमत से संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ती है। आपको पता चल गया? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। देखो वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। अब हम ज़्यादा करंट अफेयर्स को ऐसे नहीं डिस्कस कर सकते। अब हम वन लाइनर में डिस्कस करते हैं जो बचे कुछ करंट अफेयर्स हैं। देखिए, आप सभी के लिए करंट अफेयर्स इंग्लिश में भी है। ठीक है, आप जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो मुझसे PDF मांग लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके PDF मांग लीजिएगा। अब अगर मैं इनको पढ़ाने बैठूंगा तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है,
तो आप इसको वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं सारे करंट अफेयर्स, और नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये दे दूँगा, ठीक है। और बात करते हैं कुछ हिंदी में। हाल ही में जिस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है वो है वीएसके कोमती। यूनाइटेड किंगडम ने भारत के जितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है, 3 मिलियन पाउंड का। हाल ही में ये मैं आपको बता चुका हूँ। भारतीय रेलवे, ये भी बता चुका हूँ। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को जिस राज्य का, ये गोवा का, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो मोस्टली न्यूज़ तो इनमें से मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन जो न्यूज़ डिस्कस नहीं हुई है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारी न्यूज़ हैं, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये सारी न्यूज़ मांग लीजिएगा, ठीक है। सरकार ने एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में जितने प्रतिशत बायो एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है वो है 10%, ठीक है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने भरूच में बादबूत परियोजना के लिए अनुमति प्रदान किया है वह है गुजरात। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत जिस देश को सहायक कर रहा है वह है नेपाल। निर्वाचन आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम है अशोक लवासा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार सम्मानित ने हाल ही में जिस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा वह है रोहित शर्मा, ठीक है। सो ये सारी न्यूज़ थी। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीकली करंट अफेयर्स की न्यूज़ कैसी लगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल माई सेल्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।